क्लास के सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के अंदर और कंपटीशन लेवल के अंदर काम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास के अंदर बेल आइकन की घंटी होगी जिसे आप ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आपके पास पहुंचेगी, ताकि आप इन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आज आइए आप समझते हम रक्त परिसंचरण को। इसके मैं लगभग 2 पार्ट बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा पार्ट है। मैंने मैक्सिमम जो यूनिट थे उसको मैंने एक पार्ट के अंदर कंप्लीट कवर करवाया है। इसको मैं 2 पार्ट के अंदर ले लूंगा ताकि इसको भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं कुछ भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं बच्चों, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और पूरे में से पूरे अंक लाए, बस शर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए हम इस यूनिट को शुरू कर देते हैं। और इस यूनिट के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक, जो सबसे पहला प्रश्न रहता है, सबसे पहले बच्चों क्या रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन आपको सुना देता हूं कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, CO2 का परित्याग किया जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण किया जाता है। किसको ग्रहण किया जाता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें, अपशिष्ट जो है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। हमारे शरीर के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, CO2 को बाहर त्यागा जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है और अपशिष्ट को बाहर त्याग दिया जाता है। अब देखिए, अब इसका जो परिवहन है वो कौन करता है? इसका परिवहन कौन करता है? ये प्रश्न आपके दिमाग में कभी ना कभी उठता होगा कि ऑक्सीजन तो हमने ली, अब इसके बाद इस ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? CO2 को हमने ग्रहण कर दिया, इसके बाद इसका परिवहन कौन करता है? भोजन को हमने ग्रहण कर दिया, इसके बाद ये कहाँ जाता है? अपशिष्ट का निर्माण कैसे होता है और उसका परिवहन कौन करता है? सम क्वेश्चंस वाजिब हैं और जायज़ हैं कि बच्चों के दिमाग में ऐसे प्रश्न उठते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 का परित्याग करना, भोजन को ग्रहण करना और अपशिष्ट का परित्याग करना, ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं हैं जो कि कहां से परिवहन होता है? इनका परिवहन होता है रक्त के द्वारा, रुधिर के द्वारा। रक्त, रुधिर और ब्लड के द्वारा इसका परिवहन होता है। किसका? O2 का, CO2 का, भोजन का, अपशिष्ट का। तो हम आ चुके हैं रक्त के भाग के अंदर या ब्लड के अंदर। देखें, ब्लड जो होता है वो लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है हमारा रक्त, और ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी ब्लड हमारा क्या है? एक उत्तक है। कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। इसके अलावा हम रक्त की बात करें तो रक्त एक प्रकार का कैसा द्रव है? एक क्षारीय द्रव होता है। रक्त हमारे शरीर के अंदर कैसा द्रव होता है? एक क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय क्यों? क्योंकि बच्चों इसका जो pH मान है वो 7.4 होता है। एक देखिए, pH मान का पैमाना हम इस प्रकार से मापते हैं, 7 से ज्यादा 14 तक, 7 से कम 1 तक। 1 से 7 तक का तो पैमाना कहलाता है अम्लीय, और 7 से 14 तक का पैमाना कहलाता है क्षारीय। यहां से देखिए बच्चों, 7 से ज्यादा है, 7.4 है। 7.4 होने के कारण यहां पर जो ये द्रव है वो क्या है? क्षारीय द्रव है। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि लाल रंग का होता है, तरल संयोजी उत्तक है, क्षारीय द्रव है। क्या है? क्षारीय द्रव है। इसका pH मान कितना होता है? 7.4। सबसे बड़ी बात अब देखिए, जो ये ब्लड है बच्चों, ये रक्त है, इस रक्त का निर्माण हमारे शरीर के अंदर कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो के अंदर। कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। याद रख लेना, अस्थि मज्जा के अंदर, हमारे शरीर के अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ओके, ये चीज आपको याद रख लेनी है रक्त के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे कि रक्त के कितने भाग होते हैं।
इस रक्त को हम दो भागों में पढ़ते हैं। इस रक्त के कितने भाग होते हैं? नॉर्मली इस ब्लड के दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा बच्चों किसमें होता है? तरल अवस्था में होता है। प्लाज्मा किसमें होता है? तरल अवस्था में। दूसरा जो ब्लड का टाइप होता है कणिकाएं। क्या होते हैं बच्चों? कणिकाएं होती हैं और ये किसमें पाई जाती है? ठोस रूप में। पहला जो रक्त का प्रकार हो गया वो हो गया प्लाज्मा, जो तरल रूप में होता है। दूसरा कणिकाएं, जो कि ठोस रूप में होती है। अब एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, रक्त तो कुल कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। अब इस 100% के अंदर जो प्लाज्मा है वो कितना होता है और कणिकाएं कितनी होती है? तो इस 100% का यानी कि कुल रक्त का जो प्लाज्मा है वो लगभग 50 से 60% तक पाया जाता है। ऑल ओवर अगर बात की जाए तो 55% हम कह सकते हैं। और उसी प्रकार से कणिकाएं लगभग 40 से 50% तक होती है। अंडरस्टैंड कि कुल रक्त का 50 से 60% भाग होता है प्लाज्मा और 40 से 50% भाग क्या होता है? कणिकाएं होती हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा को कितने भागों में बांटा जाता है? बात करें हम प्लाज्मा की तो प्लाज्मा को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं जल को और एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ को। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ को। जल की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा भी अपने आप में कितना होगा? 100% होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो इस प्लाज्मा का 90% तो क्या होता है? जल होता है। और इस कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्लाज्मा के अंदर कितनी होती है? तो 10% होती है। ओके, 90% क्या होता है? जल होता है। 10% क्या होते हैं? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। हम किसको पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा का क्लासिफिकेशन। नॉर्मली जो हमारा ब्लड है, जो हमारा रक्त है, वो रक्त कैसी अवस्था में होता है? तरल अवस्था में पाया जाता है बच्चों। और इस तरल अवस्था में क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा के कारण ही हमारा जो रक्त है वो कैसी अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है। क्योंकि कणिकाएं तो ठोस होती है और ठोस तो हमारा ब्लड होता नहीं है, हमारा ब्लड तो तरल अवस्था में होता है। तो इस रक्त को, हमारे ब्लड को तरल अवस्था में बनाए रखने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा करता है। बस इतनी सी चीजें आपको किसमें पढ़नी है? प्लाज्मा के अंदर पढ़नी है। अब हम पढ़ेंगे कणिकाओं को कि कणिकाओं को कितने भागों में बांटा जाता है। इधर से देख लीजिए। कणिकाओं को भी हम आगे 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं आरबीसी को। 2 नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी को और 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्लेटलेट्स को। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। और इस डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। 3 नंबर पे जो प्लेटलेट्स है इसको हम कहते हैं बिंबाणु। बिंबाणु कहते हैं। अब बच्चों देखिए आगे, इनके कुछ स्पेशल नाम भी होते हैं और स्पेशल नाम मैं आपको बता देता हूं। आरबीसी का स्पेशल नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का स्पेशल नाम होता है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का या बिंबाणु का स्पेशल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। देख लीजिए वापस से, कणिकाएं जो कि ठोस अवस्था में होती हैं, कुल रक्त का 40 से 50% होती हैं, को 3 भागों में बांटा जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु, या फिर हम इसे कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। अब हमारे शरीर के अंदर इन आरबीसी का, इन डब्ल्यूबीसी का, इन प्लेटलेट्स का क्या क्या यूज है उसको हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार का है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना को या इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार
कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी संरचना कैसी होती है हमारे शरीर के अंदर। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की या संरचना की, तो नॉर्मली जो आरबीसी होता है उस आरबीसी की संरचना गोल होती है, इस प्रकार से गोल और तस्तरी नुमा। गोल और कैसी होती है, तस्तरी नुमा और गोल संरचनाएं होती हैं इस प्रकार से, और इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। पहली बात, ये संरचनाएं कैसी होती हैं, गोल होती हैं। दूसरी बात, ये संरचनाएं कैसी होती है, तस्तरी नुमा होती हैं। तस्तरी नुमा, तस्तरी आपने देखी होगी, उस तस्तरी के समान इसकी आकृति होती है, प्लस इसके अंदर केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ऐसी ऐसी इसकी क्या है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर है। बात करें ल्यूकोसाइट की, तो इसकी आकृति अमीबा के समान होती है। अमीबा की आकृति कैसी होती है, इस टाइप की इसकी आकृति होती है, और इसकी संख्या आरबीसी की तुलना में तो बहुत कम होती है। आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम होती है। संरचना कैसी होती है, इसके जैसी होती है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे कि ये जो होती है नॉर्मली रंगहीन होती है। दूसरी बात, इसकी संरचना जो है वो असमान संरचना होती है, या इसे कहेंगे हम अनियमित संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है, अनियमित संरचना होती है, और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। और थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट्स की संरचना इस प्रकार की होती है। आप 3 पॉइंट ऐसे लगा दो या 4 लगा दो, उसके बाद यूं बढ़ा दो, यूं इस टाइप की संरचना लगभग होती है प्लेटलेट्स की या बिंबाणु की या थ्रोम्बोसाइट्स की, और इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी संरचना भी कैसी होती है, अनियमित संरचना होती है। अनियमित संरचना, इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम इसके जीवन काल की भी बात कर लेते हैं कि इनका जीवन काल कितना कितना होता है। बात करें हम आरबीसी के जीवन काल की, तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है, और ल्यूकोसाइट का जीवन काल लगभग होता है 4 से 7 दिन तक, 4 से 7 दिन तक। और यहाँ पे जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं इनका जीवन काल होता है 10 दिन का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनके वर्क या इनके कार्य। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद इसके कार्य को देख लेते हैं। इसका जो कार्य है, इसका पहला वर्क आरबीसी का ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन, भोजन का परिवहन, अपशिष्ट का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन, ये सारा का सारा परिवहन कौन करता है, O2 का, CO2 का, भोजन का, अपशिष्ट का, हार्मोन्स का, कौन करता है, आरबीसी। दूसरी बात, आरबीसी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उस तापमान को नियमित या नियंत्रित बनाए रखते हैं। हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियमित बनाए रखने का कार्य कौन करता है, आरबीसी करता है। और ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन, भोजन का परिवहन, अपशिष्ट का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन इत्यादि का परिवहन कौन करता है, आरबीसी करती है। रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स करते हैं। आगे हम बात करें ल्यूकोसाइट की, तो ल्यूकोसाइट जो है वो WBC है। क्या है, WBC। इसको हमारे शरीर के अंदर सैनिक कणिकाओं से संबोधित किया जाता है। सैनिक कणिकाएं, सैनिक कणिका इसको बताया जाता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर क्या पैदा करता है, क्या करता है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी देता है। पहला इसका वर्क क्या हो गया, हमारे शरीर को इम्यूनिटी देना। जब कोई भी रोगाणु या फिर कोई भी प्रतिजन हमारे शरीर को घेर लेता है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है जिसके कारण हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है, वो लोग इस कोरोना से भी नहीं मरेंगे। तो आपको बात समझ आ चुकी होगी, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो रोगाणुओं और प्रतिजनों का विरोध कर सकते हैं। तो प्रतिरक्षा का कार्य प्रदान कौन करता है हमारे शरीर के अंदर, WBC करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स करता है, श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, ल्यूकोसाइट्स करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि प्रतिरक्षा प्रदान करने के अलावा इसका क्या कार्य है, तो प्रतिरक्षा के अलावा इसका कार्य है भक्षक कोशिकाओं के रूप में। भक्षक कोशिकाएं, आप कहोगे सर ये भक्षक कोशिकाएं कैसे? देखिए क्या होता है बच्चों कि हमारे शरीर के अंदर कई कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कई कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती। कई बच्चों क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अब जो कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं या जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी, अब वो किसी काम की नहीं शरीर के लिए, इसलिए इन नष्ट और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का भक्षण कौन करता है, ल्यूकोसाइट्स करते हैं, WBC करते हैं।
तो दो कार्य हो गए, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा देना और दूसरा कार्य हो गया हमारे शरीर के अंदर भक्षण करना उन कोशिकाओं का जो नष्ट हो चुकी है, जो शक्तिग्रस्त हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की, जिसका जीवन काल 10 दिन का होता है और ये हमारे शरीर के अंदर इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। तो इसका एकमात्र आप ये कार्य याद रख लोगे जो काफी महत्वपूर्ण है विमाणु का या प्लेटलेट्स का, ये हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो ये तो था हमारे आज का पहला टॉपिक जो था रक्त के भाग। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे रक्त वर्ग। रक्त वर्ग या रक्त समूह ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। अगर हम बात करें रक्त वर्ग या रक्त समूह की, तो इसकी जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त वर्ग या रक्त समूह की खोज की थी। इसके बाद बच्चों प्रश्न आता है कि जब रक्त वर्ग की खोज होगी उसके बाद में क्या किसकी खोज हुई? तो रक्त वर्ग के बाद में बच्चों दो प्रोटीन्स की खोज हुई। रक्त वर्ग के बाद में दो प्रोटीन्स की खोज हुई, जिसमें से दो प्रोटीन्स कौन से थे? एक प्रोटीन बच्चों था प्रतिजन और दूसरे प्रोटीन का नाम था प्रतिरक्षी। प्रतिजन को हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं बच्चों? एंटीजन कहते हैं। और प्रतिरक्षी को हम बच्चों क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ओके, अब आपके सामने एक और प्रश्न मैं करता हूं, अच्छा सा प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन, और जिसको सुनकर आप बेहद खुश होने वाले हैं। ये क्वेश्चन ये है कि किसी का अगर ब्लड ग्रुप बच्चों ए है और वो ए ब्लड ग्रुप वाले को क्या देता है? ब्लड देता है, तो क्या होगा? अगर बच्चों किसी का ब्लड ग्रुप ए है और वो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है तो क्या होगा? बच्चों असामंजस्य की स्थिति होगी। अगर ए वाला ए को देता है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सामान्य अवस्था है, दे सकता है, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर बी एक अस्वस्थ व्यक्ति है जिसको ए व्यक्ति रक्त दे रहा है तो बी व्यक्ति के अंदर रक्त का थक्का जम जाएगा। क्यों जमेगा उसको देखिए बच्चों। इसके अंदर जो यहां पर प्रतिजन होता है वो होता है ए, इसके अंदर जो प्रतिजन होता है वो प्रतिजन होता है बी। ऑपोजिट प्रतिजन हो गई। इसके अंदर जो प्रतिरक्षी होता है वो प्रतिरक्षी होता है बी, इसके अंदर जो प्रतिरक्षी होता है ए। प्रतिरक्षी भी ऑपोजिट हो गए, यानी कि यहां पर रक्त का थक्का जम जाएगा और रक्त का थक्का जमेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यह प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि अगर ए रक्त समूह वाले व्यक्ति का ब्लड अगर बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? तो आप कहोगे कि अगर ए रक्त समूह वाले व्यक्ति बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त देता है तो रक्त का थक्का जम जाएगा जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाएगी। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं हमारे शरीर के अंदर टोटल कितने रक्त वर्ग होते हैं। हमारे शरीर के अंदर टोटल रक्त वर्ग होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। टोटल रक्त वर्ग हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और इनको हम क्या आधार मान के पहचानते हैं? तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन को हम कैपिटल लेटर से व्यक्त करेंगे, कैपिटल लेटर से, और प्रतिरक्षी इसको हम स्मॉल लेटर से अभिव्यक्त करेंगे। 2 प्रतिजन होते हैं, एक प्रतिजन ए और एक प्रतिजन बी, दोनों ही कैपिटल लेटर से मैंने दर्शाए हैं। और यहां पर प्रतिरक्षी भी 2, एक स्मॉल ए से एक स्मॉल बी से। अब हम आगे बात करते हैं। ये ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये ब्लड ग्रुप बी हो गया, ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया और ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया। यहां पर हमने क्या लिए? कुछ ब्लड ग्रुप्स लिए हैं। कितने ब्लड ग्रुप्स लिए हैं? यहां पे हमने ए बी ओ, यहां पर 4 ब्लड ग्रुप्स हमने लिए हैं। यहां पर हम क्या लिख देंगे? ऊपर की तरफ हम लिख देंगे प्रतिजन। कौन सा होता है? प्रतिरक्षी।
कौन सा होता है। बात करते हैं हम प्रतिजन की, तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर प्रतिजन ए होता है, ब्लड ग्रुप बी के अंदर प्रतिजन बी होता है। जैसा रक्त वैसा प्रतिजन। ब्लड ग्रुप ए बी होगा, प्रतिजन कितने होते हैं भाई, मैंने क्या कहा, प्रतिजन ए हैं, प्रतिजन बी हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, साथ में तो नहीं है, लेकिन यहां पे ब्लड ग्रुप तो साथ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, भले आए। ए बी है, यहां पर आप कह दोगे ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर प्रतिजन ए बी होगा और प्रतिजन बी भी होगा। और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर अगर प्रतिजन की बात करते हैं तो इसमें कोई नहीं बच्चों लिखना है आपको, क्योंकि यहां पे ना तो आप ए देख रहे हो ना बी देख रहे हो बच्चों, इसलिए ओ देख रहे हो तो आपको करना है कोई भी नहीं, कोई प्रतिजन नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ए के अंदर प्रतिजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी के अंदर प्रतिजन बी होगा और ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर प्रतिजन ए व बी दोनों होंगी। बात करें हम प्रतिरक्षी की, तो प्रतिरक्षी जो है वो ऑपोजिट होता है, जस्ट ऑपोजिट कैसा होगा, स्मॉल लेटर के अंदर होगा। यहां पर कैपिटल ए है तो ऑपोजिट के अंदर आप लिख दोगे स्मॉल बी। जी हां, ए के अपोजिट यहां पे स्मॉल बी, बी के अपोजिट स्मॉल ए बी के अपोजिट बच्चों कट जाएगा ना, ये मैंने लिखा ए, ये बी, ए का अपोजिट ए, बी का अपोजिट बी, कैंसिल कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। यानी कि यहां पर कोई नहीं होगा बच्चों, यहां पर कोई नहीं। और आगे हम बात करेंगे इस कोई नहीं का आगा ऑपोजिट, तो ए व बी दोनों होंगे, ए भी होगा बी भी होगा। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर प्रतिरक्षी ए भी होता है और प्रतिरक्षी बी भी होता है। अब बच्चों कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा रक्त समूह वाला किसको रक्त दे सकता है। सुनिएगा, ए वाला किस किस को रक्त दे सकता है, तो ए वाला ए को दे सकता है और ए वाला ए बी को दे सकता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर प्रतिजन ए आ रहा है। बी वाला किसको दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता, और केवल ए बी को दे सकता है, ये केवल ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है। इसलिए इस ए बी ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। कौन से को, ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सभी को रक्त दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, खुद ओ को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सर्वदाता रक्त समूह। तो आज हमने बच्चों पढ़ा रक्त के भाग और रक्त के वर्ग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।